नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम धामी का बड़ा निर्णय, बाहरी व्यक्तियों का देवभूमि कृषि भूमि खरीदने पर लगी रोक। नए ट्रैफिक कानून के विरोध में चालक परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल, हरिद्वार में भी हड़ताल का देखने को मिला असर। यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर करना पड़ा घंटों इंतजार। लोहाघाट विधायक ने नगर का किया भ्रमण, लोगों की सुनी समस्याएं, सीएम धामी की सराहना की। विधायक अधिकारी ने समाधान का दिया आश्वासन। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण, विपक्षी पार्टी ने रणनीति बताते हुए लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में भी जल चुकी है चिंगारी। बीजेपी शुरू करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का दौर। 4 जनवरी को बीजेपी के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक में तय होंगे आगामी तमाम कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2000 से ही मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की है। इसके लिए दीनदयाल पार्क देहरादून में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दल के संरक्षक एनपी जुआल ने कहा कि उत्तराखंड में 2000 से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन 2001 के बाद नई सरकार ने नई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था बनाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। इस व्यवस्था से बाहर से आने वाले लोगों और मूल निवासियों को एक ही श्रेणी में रखा गया, जिससे मूल निवासियों के हक में होने वाली नौकरियां और अन्य योजनाओं का लाभ राज्य से बाहर के लोग उठाने लगे हैं, जबकि राज्य का मूल निवासी थका महसूस करने लगा है। दल के केंद्रीय महामंत्री विजय बोड़ाई ने कहा कि मूल निवासियों की कई पीढ़ियां यहां निवास करती आ रही हैं, इसके बाद भी उन्हें मूल निवास नहीं मिल रहा है, जिससे उत्तराखंड के बच्चों को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अपने ही राज्य में उनकी पहचान पर संकट में आ गई है। लागू हो, दुर्भाग्य देखिए, राज्य हमारा, सत्ता में बैठे भी लोग हमारे ही हैं, मगर ना वो भू कानून पे। नए ट्रैफिक कानून के विरोध में चालक परिचालक संघ की देशव्यापी हड़ताल है। हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। ऑटो, टैक्सी और यहां तक कि प्राइवेट और सरकारी बसों के पहिए भी जाम रहे। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई सवारी न मिलने के कारण सड़कों पर यात्री पैदल ही आवाजाही करते दिखाई दिए। यात्रियों ने हड़ताल को लेकर खासा नाराजगी जाहिर की। वहीं ट्रांसपोर्ट महासंघ के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए ट्रैफिक कानून को गलत बताया और सरकार से एक बार फिर से इस कानून पर पुनः विचार करने की मांग की। परेशानी तो बहुत हो रही है। एक तो यहाँ के लोगों को ही पता नहीं था कि स्ट्राइक है। दूसरा बात, अगर स्ट्राइक करना था तो अनाउंसमेंट करवाना चाहिए था। जो हम यात्री लोग जो आए हैं, हमें भी पता चलना चाहिए था। यहाँ के लोकल्स को ही पता नहीं है, हम यात्री कैसे पता करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुकिंग किया हुआ है मसूरी में, देहरादून से हमारा टिकट है, तो वो सारा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। लगेज लेके होटल से निकल गए कि अब जाएंगे मसूरी घूमने, फर्स्ट न्यू ईयर है, तो आज तो ऐसा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, वो भी फर्स्ट जैन है, न्यू ईयर है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है। पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जो जुर्माना है एक्सीडेंटल में, वो ठीक नहीं है। उस पर पुनः विचार होना चाहिए। वो जनहित में नहीं है। अगर वो ऐसा ही होगा आने वाले भविष्य में, ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर रहेगा और ना कोई भी जनता जो व्हीकल चलाती है या बच्चे जो भी हैं वो असुरक्षित हैं। अगर 10 साल का प्रावधान, 150 करोड़ की जनता भारत की, एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, कितने व्यक्तियों को जेल हो सकती है और कितने व्यक्तियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसमें सरकार को पुनः ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो जनहित में अगर कानून बनाया है तो इसमें भी जनहित नहीं हो रहा है, इस पर पुनः विचार होना चाहिए, इसलिए हमारी हड़ताल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुरुआत में ही उत्तराखंड में जमीनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में अब सरकार के अगले आदेश तक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए राज्य के बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार के अगले आदेश तक बाहरी व्यक्तियों को जमीन नहीं बेची जानी चाहिए। वहीं प्रदेश में सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों से सशक्त भू कानून की मांग लगातार की जा रही है।
मुख्यमंत्री के इस आदेश को भू कानून से जोड़कर ही देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार भू कानून की मांग के हित में नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य बनने के बाद 2002 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो सबसे पहले भू कानून लागू किया गया और इसे भुवन चंद खंडूरी द्वारा भी सख्ती से आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस कानून को ध्वस्त करने का काम किया है और अब लंबे अंतराल के बाद सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि यहाँ पर ना कृषि जमीन खरीदी जाएगी और ना ही बेची जाएगी। इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। राज्य बनने के बाद 2002 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस राज्य के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया। तत्पश्चात भुवन चंद खंडूरी जी ने उस भू कानून को और सख्त करने का काम किया, लेकिन फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि भूमि जो है वो ना तो खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, उस पर रोक लगाई है। लेकिन जब तक भू कानून नहीं आ जाता है तब तक मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। सरकार एक मजबूत भू कानून लाए, जो उत्तराखंड के लोग चाहते हैं तदनुसार कार्य करे। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी इसे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति बताते हुए गंभीर आरोप लगा रही है, जिसकी चिंगारी अब उत्तराखंड में भी जल रही। बीजेपी से निजी एजेंडा न बताते हुए देश की जनता से बीजेपी सरकार का वादा पूरा करने की बात कह रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता को ध्रुवीकरण करने का रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राम मंदिर के निर्माण में प्रसन्नता जाहिर की है और प्रधानमंत्री के लोकार्पण से विपक्ष को चिंता न लेने की सलाह दी है। नहीं, देखिए, ये तो भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा रहा है कि जब देश में और प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो उस समय वो ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार करने का काम करते हैं। सरकार के पास ये कहने के लिए नहीं है कि 5 वर्षों में केंद्र की सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, इसलिए आज फिर से ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो है सरकार चल रही है और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए सुखद नहीं है। बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के एजेंडे का था तो और इस समय इन्होंने विरोध किया था, तो अब आज ये इसको निजी एजेंडा बोलते हुए इनको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन वो कोई निजी एजेंडा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, इसके दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं समझता हूं विपक्ष को किस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से एमवी एक्ट के नियमों में बदलाव को लेकर प्रदेश के निजी ट्रांसपोर्टर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आज से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है, जिसका समर्थन प्रदेश के सभी ट्रेवल यूनियन कर रहे हैं। देहरादून में हड़ताल का असर देखने को मिला है, जिसमें ट्रेवल्स व्यापारियों को नुकसान और यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से ज्यादातर निजी बस, टैक्सी, मैक्सी ट्रेवलर विक्रम हड़ताल पर है। ट्रांसपोर्टर केंद्र सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों से हड़ताल की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद यात्रियों की चिंता भी बढ़ रही है। देहरादून के सभी ट्रेवल यूनियन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल का कारावास और 5 लाख जुर्माना वसूलने के नए प्रावधान के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस ने 3 दिनों देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। देखिए, ऐसा है, ये तो जो नया कानून सरकार ने लागू किया है, ये दुर्घटना पर जैसे कि आप मेरे संज्ञान में आया है कि एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना अर्ज किया गया है। इसमें तो
ये हो गया। फिर इस समय तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, जो वाहन चालक जो गाड़ी चला रहे हैं या जो गाड़ी ले रहे हैं, वो तो सोचेंगे आगे से गाड़ी लेनी बेकार है उन लोगों को, क्योंकि इसमें हर गरीब तबके का आदमी ये काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये सरकार से ये कहना है कि इनमें संशोधन होना चाहिए नियमों में, और सबके हित को देखते हुए वो करना चाहिए। बाकी हम सरकार के साथ भी हैं और अपने यूनियनों के साथ भी है और सबके समर्थन में वाहन स्वामियों के साथ में है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही पता नहीं चला कि आज हड़ताल है। हम तो घर से निकल गए और बाहर आके जब सड़क पे आ गए तब पता चला कि आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। वैसे सड़क पे ट्रैफिक तो दिख रहा है, लेकिन ऑटो वाले चल रहे, लेकिन वो किसी को बैठा नहीं रहे। और जब उनसे बोला गया कि नहीं हम पिट जाएंगे, आगे सब बंद है और हमें सवारी बैठाने की वो नहीं है परमिशन। हमने पूछा कि किस वजह से, कह रहे कि ये कुछ ट्रांसपोर्टरों ने करा है, कुछ ट्रक वालों ने करवाया है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। सरकार ने कुछ कानून बनाया है, शायद उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, लेकिन जनता का फाइनली जनता का ही नुकसान हो रहा है। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे खड़े हैं गोदी में लेके। किसी को बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मुझे भी हरिद्वार जाना था, बहुत ज़रूरी काम से मुझे पहुंचना है, लेकिन अभी तक मुझे, मैं 1-1.5 घंटे से 3 किलोमीटर में लिफ्ट मांग के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, पीछे भी बहुत सारी भीड़ होती है, सब लोग परेशान है, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा। इवन लिफ्ट देने के लिए भी लोग आज बहुत कतरा रहे हैं, जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो जनता को वाकई में परेशानी हो रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हड़ताल करने वाले सही हैं या फिर हड़ताल की वजह सही है, दोनों में से कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम विजय प्रसाद है। पहले तो नए साल की शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कानून बनाया हमारे हक में नहीं बनाया इन्होंने। ये अगर हमारे पे अगर 7-8 लाख रुपए होता, मैं खोखा करके बैठ जाता कहीं को और मेरा व्यवसाय चल जाता। मैं ये नहीं चाहता मेरी गाड़ी के नीचे चींटी भी मरे, पर ये कानून का हम फुल विरोध करेंगे। नववर्ष पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोहाघाट नगर का भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। लोगों की समस्याओं को सुन विधायक अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट नगर की प्रमुख समस्या पेयजल की है। समस्या के समाधान के लिए वे प्रयासरत हैं। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध करेंगे कि विधायक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव के लोहाघाट विधानसभा का भी बराबर विकास कर रहे हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। भ्रमण कार्यक्रम में कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपनी विधानसभा लोहाघाट के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही पूरे प्रदेश, पूरे देश के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस वर्ष की बधाई देना चाहता हूं। और यह वर्ष सभी के लिए सुफलदायक हो, सभी दिनों दिन आगे बढ़ें, तरक्की करें और विकास की पथ पर सब आगे बढ़कर इस प्रदेश को, इस विधानसभा को आगे पहुंचाने का काम करें। यह मेरी शुभकामनाएं है। नहीं, अब ऐसा है विकास कार्य, ये थोड़ा सा सौभाग्य हमारा है कि भाई जिला मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री जिले में हैं, तो उनसे कुछ विकास की किरणें मिल रही हैं, वरना तो ऐसा ही था मामला। इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विकास, तो अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र है वो भी। और हम चाहेंगे कि उनके सहयोग से ही बिना भेदभाव के जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य इस विधानसभा में होते रहेंगे। और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि यहाँ के विकास में सबसे प्रथम हमारी मुख्य विकास की धारा से जो जुड़ने की एक हमारी वो थी कि हम इसको पानी की प्यास जो लोहाघाट के नगरवासियों को थी, उसको मिटाने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया था। और हम तो पुनः उनको याद दिलाएंगे, 2024 भी आ गया, कि उनको धन्यवाद भी देंगे। उन्होंने प्रस्ताव पास भी किया था, किन कारणों से अभी तक नहीं हुआ, तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि यहाँ के लोहाघाट के नगर के लोगों को पानी दे सकें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। जोशी ने बताया कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। अपने प्रचारकों को वाहन से आप लोग सुसज्जित कर रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने गाड़ियां दी थी, किस तरह से, क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे और क्या कुछ अब इनका टास्क रहेगा?
देखिए, हर चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं। और इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए चले जाएंगे। जनवरी माह से बीजेपी के लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज होने जा रही है। जी हां, 4 जनवरी को बीजेपी के सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक देहरादून में होने जा रही है, जिसमें बीजेपी लोकसभा चुनावों और तमाम सम्मेलनों की रूपरेखा तैयार करेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस बैठक में आगामी तमाम कार्यक्रम तय होंगे। 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जा रहा है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है एक जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में।